एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू शो में, जिसमें हम दिखाते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज मैंने आपसे कभी शेयर नहीं करे, अभी करता हूं। स्क्रीन को थोड़ा सा रोक लीजिए और पढ़ लीजिए। इसके बाद जो लोग इच्छुक हैं वो हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास नई हुडीज आई हैं विंटर्स के लिए, और जो लोग ऐसे गर्म स्थान पर रहते हैं जहां पर विंटर्स होते ही नहीं है, वो हमारी टी शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप करिए, देखिए कैसे बुकिंग करनी है इसकी। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट मणिपुर की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो कि नॉर्थ ईस्ट का कहें या मणिपुर का कहें, सबसे पुराना एक मिलिटेंट समूह है, या आप कह सकते हैं कि आर्म्ड समूह है, जो कि नॉर्थ ईस्ट को या मणिपुर को अलग करने या अलग देश बनाने के लिए जुटा हुआ था। उसने अब भारत के साथ पीस अकॉर्ड साइन कर लिया है। मतलब अब भारत और इस ग्रुप के बीच में शांति समझौता हो गया है। ये सबसे पुराना, लगभग 60 साल पुराना ग्रुप है, जो कि इन सब चीज़ों, हिंसात्मक चीज़ों में लगा हुआ था, और भारत बहुत समय से इसके साथ पीस अकॉर्ड करने में जुटा हुआ था। सभी इनके कैडर्स ने हथियार डाल दिए हैं, और ये एक बहुत अच्छी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के इलाके में शांति होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चीन की नज़र हमेशा इस इलाके में रहती है। म्यांमार से आतंकवादी या टेररिस्ट या कह सकते हैं अलगाववादी आते रहते हैं, इस एरिया को डिस्टर्ब करते रहते हैं। चीन के द्वारा यहाँ पर भी टेररिस्ट एक्टिविटी या यहाँ पे मिलिटेंसी प्रमोट की जाती है, हथियार दिए जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के द्वारा भारत के अंदर करवाई जाती है। इन सभी चीज़ों को अगर रोकना है तो यहाँ पर शांति होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पे जो मिलिटेंट है उनको ख़त्म करना या उनके द्वारा पीस अकॉर्ड साइन करवाना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसी कड़ी में एक नया कदम ये बढ़ चुका है। अभी और भी ऐसे ग्रुप हैं जो कि हिंसात्मक कार्रवाइयों में लगे रहते हैं। उनको या तो बंदूकों से या तो बातचीत से किसी न किसी तरह से भारत को जल्द ही शांत करवाना पड़ेगा, तभी हम जाके चीन से दो हाथ कर सकते हैं। अगर ये लोग एक्टिव रहेंगे तो चीन के साथ अगर युद्ध भी हो जाता है तो ये इंटरनली हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। बात करते हैं अमेरिका के द्वारा बनाए जाने वाले स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल की, या स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की। इसका अब एक नया वेरिएंट, या आप कह सकते हैं अमेरिका के लिए तो पुराना है, पर भारत के लिए नया वेरिएंट है, जिसको कि एयर डिफेंस वेरिएंट कहा जाता है। ये भारत के सामने रखा गया है। 2+2 मीटिंग जो पिछली भारत और अमेरिका के बीच में हुई थी, उसमें ही स्ट्राइकर को प्रमोट किया जा रहा था। पहले ये लग रहा था कि आर्मर्ड व्हीकल दिए जा रहे हैं, पर अब ये खबर आ रही है कि ये एयर डिफेंस वाले आर्मर्ड व्हीकल, इसका एक उन्नत वेरिएंट दिया जा रहा है भारत को, और भारत के सामने प्रोजेक्ट किया गया है। भारत ने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, ना ही ऐसा कोई फाइनल स्टेज पे चीजें पहुंची हैं। बस अमेरिका के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है और कई मीटिंग्स में इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया है। भारत इसके बारे में सोच तो रहा है, पर आगे इसको लेना है कि नहीं लेना है, इस पर कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं हो पाया है। जहां अमेरिका अपने आर्मर्ड व्हीकल को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, वहीं हमारी टाटा जैसी कंपनी इसको ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है, DRDO भी इसको डेवलप कर चुकी है। पर हमारे जो व्हीकल्स हैं वो थोड़े भारी होते हैं, इनकी मोबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितने कि अमेरिकन व्हीकल्स हैं। पर फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिकन व्हीकल्स को ही खरीदा जाए। भारत के अंदर सॉल्यूशंस उपलब्ध हैं तो भारत के ही व्हीकल्स खरीदे जाएंगे, और इससे भारत को ही बूस्ट मिलने वाला है। हमारे जो इससे उन्नत, अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे उन्नत हमारे जो हथियार हैं वो बन पाएंगे। अगर हम अभी से विदेशी हथियार इस्तेमाल करने लगेंगे तो हमारे जो हथियार बने हुए हैं वो उसी स्टेज पर रह जाएंगे, उनमें कोई डेवलपमेंट होगा नहीं। इसीलिए अपनी ही चीजें खरीदनी चाहिए। स्ट्राइकर क्या है, अपना देसी टाटा का प्रोडक्ट खरीद लीजिए या DRDO के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट खरीद लीजिए, पर देसी प्रोडक्ट ही होना चाहिए। बात कर लेते हैं नेवल गन माउंटेड सिस्टम की, जो कि 16 की संख्या में BHEL को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। ये हमारी वॉरशिप में लगेंगी, जो कि माजेगांव डॉक लिमिटेड या गार्डन शिप बिल्डर्स या हमारी अन्य जो शिपयार्ड्स हैं उनके द्वारा जो वॉरशिप्स बनाई जाती हैं उनमें इनका इस्तेमाल होगा। BHEL को जो प्रोजेक्ट मिला है वो 5 साल के लिए मिला है। 5 साल में 16 गन्स डिलीवर करने हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो 2956 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इससे 2 लाख मैन आवर से ज़्यादा का जॉब प्रोवाइड किया जाएगा या इससे उपलब्ध होगा, तो एक अच्छी खबर इसको माना जा सकता है। बात यहाँ पर यह भी है कि BHEL हरिद्वार के अंदर इसको बनाया जाएगा, पर ये ऐसा नहीं है कि ये भारतीय गन है। ये असल में एक इटालियन गन का ही लाइसेंस प्रोडक्शन BHEL हरिद्वार के द्वारा किया जाता है और 1955 से ही किया जा रहा है। इस गन का नाम OTO मेलारा है, जो कि 76 mm की गन है। इसको पहले फिनमैकेनिका के द्वारा बनाया जाता था, जो कि इटालियन कंपनी है। अब उसका नाम ही चेंज करके लिनार्डो कर दिया गया है और 2017 से ही लिनार्डो के द्वारा बनाया जाता है। मतलब उन्हीं का ये मेन प्रोडक्ट है और BHEL हरिद्वार के द्वारा इसको भारत के अंदर लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत बनाया जाता है। अभी कई इस प्रकार की गन हम लोग बना चुके हैं।
अब और 16 का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बात कर लेते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसको कि 1.3 लाख करोड़ रुपए का बोला जा रहा है और इसमें 97 तेजस हैं और 84 Su-30 MKI को अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट है। इस पर अंतिम निर्णय कल हो सकता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग कल है जिसमें कि इन दोनों चीजों पर भी बात होगी। इसके अलावा जो दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको बनाना है नहीं बनाना है, उसकी जरूरत है कि नहीं है, इन सब चीजों पर बात होने वाली है और इन सब चीजों को मसौदे को पास किया जा सकता है। मेन बात यहाँ पर यह है, जो देखने वाली बात यह है कि जो 84 Su-30 MKI को अपग्रेड करने वाली बात है उसमें मैक्सिमम इंडिजिनस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा और रशिया से बहुत ही कम हेल्प ली जाएगी। वहीं तेजस हम जानते हैं कि हमारा देसी एयरक्राफ्ट है पर इसमें बहुत से सामान विदेशी भी लगे होते हैं, पर कोई बात नहीं, अगर इन दोनों ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दिया जाता है तो HAL को और भारतीय अन्य कंपनियों को, छोटी MSME को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलेगा और हमारे देश के ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं नासा की। नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसके द्वारा ये कहा गया, भारत की यात्रा पे वो हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि 2024 से एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजने की तैयारी की जाएगी। उनको जो पूरी ट्रेनिंग है वो देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आगे चल के जो भारतीय स्पेस स्टेशन है जो बनने वाला है, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा भी की गई थी और 2035 में इसको छोड़ा जाना है या इसको ऑर्बिट में बैठाना है, उसमें वो हेल्प कर सकते हैं भारत की या भारत के साथ ज्वाइंटली इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी न्योता दिया कि 2031 में हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको डीऑर्बिट कर दिया जाएगा, उसको ऑर्बिट से हटा दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके आगे हम लोग एक नया स्पेस स्टेशन डालेंगे, नासा वाले ये कह रहे थे, तो उसमें भी भारत ज्वाइन कर सकता है। पर मुझे लगता है कि भारत अपने स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ेगा और ये जो एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे उनकी ट्रेनिंग से भारत और भारत के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो भविष्य के एस्ट्रोनॉट होंगे, उनको इंस्पिरेशन मिलेगी और एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या किसी भी स्पेस स्टेशन में जो कि अंतरिक्ष में घूम रहा है उसमें किस प्रकार से अपने एस्ट्रोनॉट को भेजना चाहिए, क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। अभी फिलहाल हम लोग गगनयान की तरफ बढ़ रहे हैं और 1-2 साल में वो प्रोजेक्ट भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। 2040 ऐसा समय होगा जब हम मून पर अपने एस्ट्रोनॉट को भेज पाएंगे। बात करते हैं पन्नू की। और एक आरोप लगाया गया था अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा भारत पर कि पन्नू को मारने का प्रयास अमेरिका के अंदर किया गया, पर अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके द्वारा इस प्रयास को खत्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, नहीं करने दिया गया। अब भारत की तरफ से ये कहा गया है कि हम एक पैनल बना रहे हैं जो कि इस चीज की जांच करेगा कि इसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था, किन का इन्वॉल्वमेंट था। इसमें 3 तरह की चीजें हैं, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या हो रहा है। यहाँ पे 3 तरह की चीजें, एक ये कि अमेरिका का दबाव भारत पर है इसलिए भारत ने इस प्रकार का पैनल बनाया है और इसकी जांच कर रहा है। दूसरा ये कि भारत को ये पता है कि भारत ने इस तरह की चीजें नहीं करी है, तो फिर किया किसने, और इसका सबूत अमेरिका को देना पड़ेगा ताकि हम पे ये जो आरोप लगा है वो हटे और जो कल्प्रिट है वो सामने आए। तीसरा ये कि भारत केवल पैनल बना रहा है, हमें पता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे द्वारा ये सब चीजें करी जाती हैं और अपने देश के दुश्मनों को हटाया जाता है। क्या भारत केवल लिखा पढ़ी के काम करना चाह रहा है कि भाई हाँ हमने पैनल बना लिया, बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए कह दिया गया है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या सही है। वैसे हमारा ये मानना है कि जो भारत का स्टैंड है वही हमारा स्टैंड है कि ये चीजें भारत की तरफ से नहीं करी गई हैं, भारत की तरफ से पैनल बनाया गया है तो वो केवल और केवल इसलिए कि हमारी आड़ में कौन पन्नू को मारना चाह रहा है और आरोप हम पे लगाना चाह रहा है। ये चीजें अमेरिका को बताना जरूरी है। और पन्नू तो अलग ही उछल रहा है, पन्नू तो अब सेलिब्रिटी बन गया है खालिस्तानियों के बीच में। जैसे कि होता है ना भाई, जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं अगर वो जेल चले जाएं, नेता होते हैं वो जेल चले जाएं तो उनका जो रौब है, उनका जो रौला है वो और बढ़ जाता है। अब भाई उस पर पन्नू पे अटैक हो गया तो भाई पन्नू एकदम गदगद है कि भाई हमको मारने का प्रयास किया जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। आपके द्वारा पन्नू के लिए क्या कहना है कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, उसको एक बड़ा तथ्य जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।